नमस्कार। आज हम एक ऐसे पेड़ पर गहरी नज़र डालने वाले हैं जो भारत की संस्कृति, सेहत और अध्यात्म तीनों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्व, जिसे हम आम तौर पर बेल या श्रीफल भी कहते हैं। जी। और हमारे पास इससे जुड़े कई तरह के स्रोत हैं, मतलब पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेकर एकदम नई साइंटिफिक रिसर्च और एआई स्टडीज तक। हाँ, काफी फैला हुआ विषय है ये। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है इस माने हुए पेड़ को अलग अलग नजरियों से समझने का। आयुर्वेद क्या कहता है, आज का विज्ञान क्या खोज रहा है, कहानी और दर्शन में इसका क्या महत्व है, ज्योतिष और वास्तु इसे कैसे देखते हैं, और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ऐसा लगता है जानकारी का एक पूरा खजाना है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद से, जहाँ बिल्व का जिक्र तो सदियों से होता आया। बिल्कुल। आयुर्वेद में बिल्व को गुणों का भंडार माना गया है। इसका स्वाद थोड़ा कसैला, थोड़ा कड़वा होता है और इसकी तासीर रूखी मतलब ड्राइंग मानी जाती है। रूखी, अच्छा। और ये दिलचस्प है कि इसके अलग अलग हिस्सों और क्या कहते हैं अवस्थाओं का असर भी अलग होता है। जैसे कच्चा बेल फल, जिसे अपक्व बिल्व कहते हैं, वो कफ और वात दोषों को शांत करने में मदद करता है। पर पका हुआ फल वो थोड़ा भारी होता है, पचने में समय लेता है, तो माना जाता है कि वो तीनों दोषों को थोड़ा बढ़ा सकता है। अच्छा, मतलब कच्चे और पके फल का असर अलग है, ये तो जरूरी बात है। और क्या पौधे के दूसरे हिस्सों का भी इस्तेमाल होता है? हाँ हाँ, आयुर्वेद तो इसके हर हिस्से का उपयोग करता है। जड़ें पाचन सुधारने और वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करती हैं। पत्तियां दर्द और पेट की अंदरूनी सूजन, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उसमें राहत दे सकती हैं, और ये भी त्रिदोषनाशक है। अच्छा। तने को हृदय के लिए अच्छा माना गया है और फूलों का उपयोग दस्त और उल्टी रोकने में किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसे किस चीज के लिए जानते हैं? मतलब इसका सबसे आम इस्तेमाल क्या है? सबसे ज्यादा मशहूर तो ये पाचन संबंधी समस्याओं के लिए है, खासकर इसका कच्चा फल। हाँ, ये तो सुना है। पुरानी दस्त हो, पेचिश यानी डिसेंट्री हो, या आजकल जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस कहते हैं, इन सब में बेल का गूदा बहुत फायदेमंद माना जाता है। कहते हैं इसका रस पेट को ठंडक देता है, अंदरूनी जलन या ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, और पेट की अंदरूनी परत मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसकी रक्षा करके अल्सर में भी राहत पहुंचा सकता है। कमाल है। और ये ज्ञान कितना पुराना है? क्या पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है? बहुत पुराना। ऋग्वेद, यजुर्वेद से लेकर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेद के जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनमें इसके औषधीय गुणों का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि इसकी छाल को डायबिटीज मतलब मधुमेह को नियंत्रित करने में भी उपयोगी बताया गया है। अच्छा, छाल भी? जी हाँ। आयुर्वेद में इसकी कोई खास दवाइयाँ या नुस्खे भी बनते होंगे? हाँ, कई पारंपरिक दवाइयाँ हैं, जैसे बिल्व तेल, वो कान की समस्याओं में काम आता है। बिल्वादी गुलिका नाम की गोलियां और बिल्वादी चूर्ण यानी पाउडर भी काफी प्रचलित हैं। ये ज्यादातर पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर के सिस्टम को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आयुर्वेद में तो इसका इतना महत्व है, पर क्या आज का विज्ञान भी इन दावों को सही मानता है? चलिए अब जरा आधुनिक शोध की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, है ना? सही कहा। आधुनिक विज्ञान ने पारंपरिक ज्ञान के कई पहलुओं की पुष्टि की है। जब वैज्ञानिकों ने इसका फाइटोकेमिकल विश्लेषण किया, यानी ये देखा कि पौधे के अंदर कौन कौन से रसायन मौजूद हैं, तो पता चला कि ये बायो एक्टिव यौगिकों से भरपूर है। बायो एक्टिव यौगिक? हाँ, मतलब ऐसे तत्व जो शरीर पर असर डालते हैं। इसमें कई तरह के तत्व जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स और फिनिलिक एसिड पाए गए हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। अच्छा। फल के गूदे में म्यूसिलेज, पेक्टिन जैसी चीजें होती हैं जो पेट के लिए अच्छी हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कई जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, B1, C का भी अच्छा स्रोत है। और एक खास बात, फल के छिलके की जांच मतलब GCMS एनालिसिस, उससे मर्मलोसिन नाम का एक तत्व मिला है जो प्राकृतिक रूप से कब्ज में राहत दे सकता है। ये पारंपरिक उपयोग को सीधे विज्ञान से जोड़ता है। वाह! तो मतलब जो बातें पहले से कही जा रही थी उन्हें अब एक तरह से वैज्ञानिक आधार मिल रहा है। इसके औषधीय गुणों पर क्या कहता है शोध? हाँ, काफी हद तक शोध ने कई औषधीय गतिविधियों की पुष्टि की है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं जो शरीर में बनने वाले हानिकारक मुक्त कणों मतलब फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं।
हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। ये मुक्त कण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कई बीमारियों और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। बेल में मौजूद फेनोलिक कंपाउंड्स इस ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए गए हैं। ये एंटी माइक्रोबायल भी है, मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ सकता है। साथ ही शुरुआती अध्ययनों में डायबिटीज के नियंत्रण में, लिवर और हृदय की सुरक्षा में और यहाँ तक कि कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ भी प्रयोगशाला और पशुओं पर हुए अध्ययनों में सकारात्मक प्रभाव दिखे हैं। आपने लिवर और हृदय की सुरक्षा की बात की, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो पेट की सूजन वाली बीमारी आईबीडी का जिक्र था, उसमें ये कैसे काम करता है? हाँ, वो एक दिलचस्प खोज है। नेटवर्क फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर डॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके ये तकनीकें समझने में मदद करती हैं कि दवा शरीर में कैसे काम करती है। उनसे पता चला है कि बेल के यौगिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी में एक खास रास्ते को, एक पाथवे को निशाना बनाते हैं। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर के अंदर एक खास तरीके से काम करते हैं जिससे आंतों की सूजन कम हो सकती है। ये दिखाता है कि ये पौधा सिर्फ एक लक्षण पर नहीं बल्कि समस्या की जड़ में कई स्तरों पर काम कर सकता है। ये तो बहुत एडवांस बात हो गई। क्या इंसानों पर भी इसका परीक्षण हुआ है, खासकर पेट की समस्याओं के लिए? हाँ, कुछ क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं जिनसे पता चला है कि बेल के फल का गूदा आईबीएस के मरीजों में लक्षणों को कम करने और मल की स्थिरता सुधारने में प्रभावी हो सकता है। पशुओं पर हुए अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि निर्धारित मात्रा में इसका अर्क लेना आमतौर पर सुरक्षित होता है। हालांकि ये भी सच है कि अभी और ज्यादा बड़े और मानकीकृत क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। अच्छा। साथ ही इसके अर्क बनाने के तरीकों में एकरूपता लाने की भी आवश्यकता है ताकि इसके फायदों को और पुख्ता तरीके से स्थापित किया जा सके और इसे मुख्य धारा की चिकित्सा में आसानी से शामिल किया जा सके। ठीक है, तो विज्ञान भी इसकी क्षमता को पहचान रहा है, भले ही और रिसर्च की गुंजाइश है। अब विज्ञान से हटकर भारत में तो बेल का महत्व सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें हमारी आस्था, कहानियों और दर्शन में कहीं ज्यादा गहरी हैं। निस्संदेह हिंदू परंपरा में बिल्व वृक्ष को असाधारण सम्मान प्राप्त है। इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। शिव का स्वरूप? जी हाँ। इसकी 3 पत्तियों वाला समूह, जिसे त्रिपर्णी पत्ता कहते हैं, वो कई पवित्र त्रय का प्रतीक है। भगवान शिव की 3 आंखें, त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस। अच्छा, इसकी उत्पत्ति को लेकर भी तो कई कथाएं हैं, है ना? जी हाँ, कई हैं। एक मान्यता के अनुसार बिल्व वृक्ष देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ, जिससे इसमें उनका दिव्य अंश आ गया। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, तो उस विष की भयंकर गर्मी और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें बेलपत्र अर्पित किए थे। हाँ, ये कथा तो सुनी है। कहते हैं तभी से बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय हो गए। शिव पुराण में तो इसे शिव पूजा की 6 अनिवार्य दिव्य वस्तुओं में गिना गया है। इसके बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव का एक नाम विल्व दंड भी है, यानी बेल की लकड़ी का दंड धारण करने वाले। विल्व दंड। तो जब कोई भक्त शिवजी को बेलपत्र चढ़ाता है, उसका क्या मतलब होता है प्रतीकात्मक रूप से? ये महज एक पत्ता चढ़ाना नहीं है। माना जाता है कि बेलपत्र अर्पित करना अपने अहंकार और अपने स्वभाव के 3 गुणों सत्व रजस तमस को ईश्वर को समर्पित करने का प्रतीक है। अच्छा। ये दुनियावी लगाव छोड़कर परम चेतना से जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है। कभी-कभी 4 पत्तियों वाला बेलपत्र भी मिल जाता है। हाँ, जिसे बहुत ही दुर्लभ और शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे विशेष कृपा मिलती है। और हाँ, इसका संबंध देवी लक्ष्मी से भी है। माना जाता है कि वो बेल वृक्ष में निवास करती हैं, इसलिए ये धन समृद्धि का भी प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। और मैंने सुना है ज्योतिष में भी इसका खास स्थान है। ये कैसे जुड़ा है ग्रहों और नक्षत्रों से? हाँ, वैदिक ज्योतिष में भी बिल्व महत्वपूर्ण है। इसे चित्रा और मूल नक्षत्र का पवित्र वृक्ष माना जाता है। कुछ लोग इसे विशाखा नक्षत्र से भी जोड़ते हैं। चित्रा, मून और विशाखा? जी, मान्यता है कि इन नक्षत्रों में जन्मे लोगों के लिए बिल्व वृक्ष की पूजा करना, उसकी परिक्रमा करना या उसे जल देना शुभ होता है और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। एक प्राचीन भारतीय परंपरा है
नक्षत्र वाटिका की, जिसमें हर नक्षत्र से जुड़ा एक खास पेड़ होता है। इन पेड़ों का आध्यात्मिक, औषधीय और ज्योतिषीय महत्व माना जाता है। बिल्व भी एक ऐसा ही उपचारात्मक पौधा है। अच्छा, नक्षत्र वाटिका। हाँ, ज्योतिष में हर ग्रह से जुड़ा एक पौधा होता है जो उस ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। माना जाता है कि बिल्व वृक्ष में खास ऊर्जा होती है जो नक्षत्रों के सिद्धांत के अनुसार जीवन पर सकारात्मक असर डाल सकती है। और पुराने ज्योतिष ग्रंथों में? वराहमिहिर जैसे प्राचीन ज्योतिषियों ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में पवित्र वृक्षों का वर्णन किया है, जिसमें बिल्व भी शामिल है। भगवान शिव से इसका गहरा संबंध इसे चंद्रमा की ऊर्जा और कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोषों, मतलब चंद्र दोष के निवारण से भी जोड़ता है। वाह, आयुर्वेद, विज्ञान, पुराण, ज्योतिष, और अब एक बिल्कुल नया आयाम जुड़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कैसे मदद कर रहा है बेल जैसी जड़ी बूटियों को समझने में? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, ये एक उभरता हुआ और बहुत रोमांचक क्षेत्र है सच में। एआई और मशीन लर्निंग तकनीकें औषधीय पौधों की पहचान करने के तरीके में क्रांति ला रही हैं। सोचिए, शोधकर्ताओं ने ऐसे एआई सिस्टम्स जैसे CNN आधारित सिस्टम विकसित किए हैं। CNN? हाँ, ये एक तरह का एआई मॉडल है। तो ये सिस्टम सिर्फ पत्तियों की तस्वीर देखकर उनकी बनावट और दूसरी विशेषताओं का विश्लेषण करके बेल जैसे औषधीय पौधों को 99% से भी ज्यादा सटीकता से पहचान सकते हैं। 99%? क्या बात है, मतलब फोन से फोटो खींचकर पता चल सकता है कि ये बेल का पत्ता है या नहीं? बिल्कुल उसी दिशा में काम हो रहा है। और क्या ये सिर्फ पहचानने तक सीमित है या दवा खोजने में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है? पहचानने से कहीं आगे की बात है। एआई संचालित तरीके आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान को समझने और इस्तेमाल करने के तरीके बदल रहे हैं। ये सिस्टम पुराने ग्रंथों, हजारों रिसर्च पेपर और क्लिनिकल डेटा का विश्लेषण करके जड़ी बूटियों और बीमारियों के बीच ऐसे पैटर्न और संबंध खोज सकते हैं जिन्हें इंसान आसानी से नहीं देख पाते। एआई को हमारी भाषा समझने में मदद करती है। इसके जरिए पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी निकाली जा सकती है, जिससे नई जड़ी बूटियों या उनके नए उपयोगों का पता चल सकता है। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की थी, एआई नेटवर्क फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर डॉकिंग में मदद करके ये समझने में आसानी पैदा कर रहा है कि बेल जैसी जड़ी बूटियां आईबीडी जैसी बीमारियों पर कैसे और कहाँ असर करती है। हाँ, वो पाथवे वाली बात। जी, डीप लर्निंग जैसे एआई मॉडल किसी जड़ी बूटी के रासायनिक अणु की संरचना देखकर उसके संभाव्य औषधीय गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं। QSAR मॉडल दवा खोजने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। एआई ये भी अनुमान लगा सकता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस आधुनिक दवा के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है, जिससे इलाज ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के दौर में ज्यादा सुलभ और उपयोगी बना रही है। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए बेल के पत्तों की हजारों तस्वीरों का एक बड़ा डेटाबेस, एक स्मार्टफोन इमेज डेटा सेट तैयार किया गया है ताकि एआई मॉडल को प्रशिक्षित किया जा सके। अच्छा। इससे ऐसे मोबाइल ऐप बन सकते हैं जो तुरंत किसी पौधे की पहचान कर सकें। ये पारंपरिक ज्ञान को टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। एआई प्लेटफॉर्म्स फाइटोकेमिकल डेटाबेस को व्यवस्थित कर रहे हैं और पौधों के यौगिकों की जैविक सक्रियता का अनुमान लगा रहे हैं। कमाल है। टेक्नोलॉजी और परंपरा का ये मेल भविष्य में बहुत कुछ बदल सकता है। अच्छा, अब अंत में एक और पारंपरिक पहलू पर आते हैं, वास्तुशास्त्र। घर में बिल का पेड़ लगाने को लेकर वास्तु क्या कहता है? इसका भी अपना महत्व माना जाता है ना? हाँ, वास्तुशास्त्र में भी बिल्व वृक्ष का विशेष महत्व है। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाने के लिए बेल का पेड़ उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर या पश्चिम? जी, धन और समृद्धि के लिए इसे खास तौर पर उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण में लगाने की सलाह दी जाती है। पश्चिम दिशा में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे परेशानियां घर में नहीं आती और अगर कोई मुश्किल हो तो वो दूर होती है। अच्छा, और क्या इसके ऊर्जा संबंधी फायदे भी बताए गए हैं, जैसे घर के माहौल पर असर? बिल्कुल। वास्तु मानता है कि सही जगह पर लगा बेल का पेड़ घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी सात्विक शक्ति का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों या बुरी नजर को दूर रखता है। इसे तांत्रिक बाधाओं से बचाने वाला एक प्राकृतिक कवच भी माना जाता है। एक तरह का प्रोटेक्शन। हाँ,
कहते हैं इसकी मौजूदगी से घर में मानसिक शांति बनी रहती है, परिवार के लोग ऊर्जावान महसूस करते हैं और घर के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है। और देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ है इसका वास्तु में। जी, वास्तु के अनुसार जिस घर में सही दिशा में बेल का पेड़ लगा हो, वहां भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और पैसों की तंगी दूर होती है। यहाँ तक कि मुख्य दरवाजे पर बेल के पत्ते लटकाना भी शुभ माना जाता है। अच्छा। और हाँ, ये हवा को शुद्ध करने और आसपास के वातावरण में सकारात्मकता फैलाने में भी मदद करता है। तो आज हमने देखा कि बेल या बिल्व सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं है। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान, पौराणिक कथाओं से लेकर ज्योतिष और वास्तु, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर नजरिए से ये एक असाधारण पौधा है। ये वाकई पारंपरिक ज्ञान, गहरी आस्था और नई वैज्ञानिक समझ का एक अद्भुत संगम है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक विज्ञान उसकी पुष्टि और व्याख्या करने में मदद कर रहा है। अभी भी इन अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाले शोध की बहुत संभावनाएं हैं, खासकर मानकीकृत क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए, ताकि इसके लाभों को और बेहतर तरीके से समझा और इस्तेमाल किया जा सके। ये सारी बातें जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारी प्रकृति में ऐसे और कितने अनगिनत रहस्य छिपे होंगे जिन्हें पूरी तरह समझने के लिए शायद हमें पारंपरिक ज्ञान के चश्मे और आधुनिक विज्ञान के माइक्रोस्कोप दोनों की एक साथ जरूरत पड़ेगी। क्यों? बिल्कुल, बहुत कुछ है अभी जानने को।